नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले चुनावों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। देखिए, हम सभी को पता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और लोकतंत्र की स्थापना के लिए और उसकी बहाली के लिए ही चुनाव निरंतर कराए जाते हैं एक नियमित समय अवधि के पश्चात। सब चीज़ ठीक है, लेकिन अभी तक की हम लोग व्यवस्था यह देखते हैं कि जब कभी भी चुनावों को करवाया जाता है तो यह एक निष्पक्ष प्रक्रिया होती है और साथ साथ यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो किसी के साथ में, सभी चीज़ें हर एक प्रकार की बाध्यता से मुक्त हो, वहीं साथ साथ हर एक मतदाता का जो व्यवहार है वह गुप्त रखा जाए। जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया के ज़माने में है तो आजकल तो बहुत सारे लोग बता देते हैं खुद ही ओपनली, अपना समर्थन दिखाते हैं, जिससे पता लग जाता है कि इस व्यक्ति का रुझान किस पार्टी की तरफ है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ यह बहुत सारे लोग यह भी होते हैं जो कभी नहीं बताते, अपनी इच्छा जाहिर नहीं करते, बस वह जाते हैं, साइलेंट वोटर होते हैं और जाके बटन दबा करके वापस आ जाते हैं। ठीक है, अभी तक की प्रक्रिया यही है और हमेशा यही माना जाता है कि चुनावी प्रक्रिया जो है वह मुख्य रूप से गुप्त रहनी चाहिए और उसके बारे में कहीं पर भी चीज़ों को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। वहीं साथ साथ चुनाव आयोग की भी यही जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग अपने पास यह डाटा रखे कि किस पार्टी को कितने मत मिले, कहाँ से कौन उम्मीदवार विजयी हुआ, किसकी पराजय हुई, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इस प्रकार का डाटा नहीं होना चाहिए कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को मत दिया है या उसका हमें व्यवहार पता लगे। लेकिन क्या हो अगर चुनाव आयोग आपकी चुनाव प्रक्रिया की पूरी निगरानी करे, वह देखे कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किस प्रकार की व्यवस्था हो रही है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अभी यही पूरा मामला हम लोग के सामने आया है। दरअसल न्यूज़ जो थी यह दिसंबर से चल रही थी, लेकिन एक महीने के बाद बहुत अधिक हाईलाइट यह हो गई है। दिसंबर के महीने में हम ये देखते हैं कि एक कंपनी है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस इनकॉर्पोरेटेड। यह जो कंपनी है यह हमारी आईटी मिनिस्ट्री के तहत आती है और जब कभी भी सरकार को या फिर हमारे किसी विभाग को या निकाय को किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए होते हैं, मशीनें चाहिए होती है, तो उस दौरान जिम्मेदारी जो होती है वह इसी कंपनी के पास होती है और फिर जहां कहीं भी किसी को टेंडर देना है या किसी को भी चीज़ें प्रोवाइड करवानी है, किसी से चीज़ें लेनी है, हर एक बातचीत जो होगी वह यही करती है। उसके बाद में जो भी डिमांड होती है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन की जो भी डिमांड रहेगी उसकी डिमांड के अनुरूप पहले यह टेंडर निकालेगी, अलग अलग कंपनी की जो भी रिक्वेस्ट होंगी उसको देखेगी, उनकी बातचीत को समझेगी, किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, कितना खर्च आएगा वगैरह वगैरह, सभी बातों को समझने के बाद में यह सारे उपकरण तैयार करा करके इलेक्शन कमीशन को या किसी और काम के लिए अगर कुछ और कराया जा रहा है देश में तो उसको फिर ये सभी चीज़ें वापस से सौंप देती हैं जिस भी सरकार को, मंत्रालय को, विभाग को चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इसने देखा दिसंबर 2023 में कि आने वाले चुनावों के अंदर ना पूरी की पूरा सर्विलेंस सिस्टम रखा जाएगा, मॉनिटरिंग पूरी की जाएगी। तो उसने क्या किया कि मॉनिटरिंग के लिए और सर्विलेंस के लिए ना एक टेंडर निकाल दिया। टेंडर निकाला अलग अलग कंपनीज के लिए कि ठीक है जी, आप देख लो, समझ लो, जो भी इंटरेस्टेड हो वो है आकर के अपनी एप्लीकेशन भेज सकता है और चीज़ों को संभाल सकता है। ठीक है, कोई समस्या परेशानी नहीं। लेकिन क्या हुआ कि अब जो लेटेस्ट हमारे पास में न्यूज़ है वो यह है कि चुनाव आयोग ने इसके टेंडर में हस्तक्षेप किया है और टेंडर में हस्तक्षेप करने के बाद साथ साथ कहा है कि देखिए, पूरा जो मामला है वह हमारे मतदाताओं की गोपनीयता से संबंधित है। यदि इस प्रकार के उपकरण हम किसी भी मतदान केंद्र में लगाते हैं या फिर किसी पोलिंग बूथ पे लगाते हैं तो इससे मतदाताओं का व्यवहार पता चलेगा, उनका रुझान पता चलेगा, साथ साथ चुनावी प्रक्रिया की निगरानी तो होगी लेकिन साथ साथ आप नियंत्रित भी कर पाएंगे, जो कि हमारे देश के लोकतंत्र के लिए गलत है और एक जो निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया होनी चाहिए उसके लिए भी यह गलत है। तो इसीलिए यहां पर चुनाव आयोग ने आदेश दिया, जिसके आदेश के बाद में जो कंपनी है NICSI, इसने पिछले महीने निकाला हुआ टेंडर अब रद्द कर दिया है, जिस वजह से पूरा मामला बहुत अधिक सामने आ गया है और यही विचार चल रहा है कि क्या लोकतंत्र के लिए चुनावी प्रक्रिया की निगरानी सही है या गलत है। अभी तो मामला आप लोगों ने समझा नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोग अपने विचार कमेंट करके बता सकते हैं कि चुनावी प्रक्रिया की निगरानी होनी चाहिए, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यहां पर होना चाहिए या फिर यह प्रक्रिया बिना किसी मॉनिटरिंग के की जानी चाहिए। क्या मानना है आप लोगों का? आप लोग अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। बाकी साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूरा मामला समझते हैं कि क्या क्या है मामले के अंदर। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए यह है कि फिलहाल संस्कृति आईएएस सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आपके लिए डिस्काउंट लाया है। यह डिस्काउंट 40 से 75% तक है, कोर्स के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू भी। कॉन्टैक्ट नंबर आपको हर जगह मिल जाएगा, नीचे भी चल रहा होगा लाइन पे, तो वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सब बातचीत आपकी हो जाएगी। ठीक है,
मामला क्या था, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं टेंडर में क्या क्या बात कही गई थी। टेंडर में सबसे पहले तो उन्होंने अलग अलग कंपनियों के लिए यह प्रस्तुत किया कि देखिए हम चाहते हैं कि आने वाले चुनावों के लिए आप हमें अलग अलग जो भी सिस्टम है वह प्रोवाइड करें। इसमें अलग अलग गैजेट्स लगेंगे। कैसे गैजेट्स? सबसे खास बात यह थी कि भाई हम चाहते हैं एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यहाँ पर स्टैब्लिश करना। ठीक है, जो हमारी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होती है ये अपने आप में बहुत खास है और आज के समय में बहुत सारी जगह इसका उपयोग हमारे देश भर में हो रहा है। तो एक मामला यह था कि चुनाव प्रक्रिया के अंदर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम या टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। इससे क्या होगा, कौन कौन वोट देने जा रहा है, किसका पोलिंग बूथ क्या है, किसका व्यवहार क्या है, और कोई कुछ गड़बड़ करता है तो चीज़ों को पहचाना जाना ईजी होगा। तो इस वजह से चाहते थे कि यह एक टेक्नोलॉजी हमारे लिए तैयार की जाए, प्रॉपर जो इलेक्शन का जो भी सेंटर होगा वहाँ पर चीज़ों को मॉनिटरिंग करेगा। साथ साथ में ड्रोन सहित और जितने भी निगरानी उपकरण हो सकते हैं, जैसे कि ड्रोन ऊपर से निगरानी करने के लिए कि किस क्या क्या व्यवहार हो रहा है, कैसी क्या चीज़ें हो रही हैं। और अगर हम ड्रोन से सर्वेलेंस करते हैं तो इसका फायदा यह होगा कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर या किसी पर्टिकुलर सेंटर के अलावा आसपास पूरा असेंबली एरिया या पार्लियामेंट्री एरिया की पूरी निगरानी हो सकेगी और हर जगह पे जो भी हलचल हो रही होगी उस एक को मॉनिटरिंग किया जा सकेगा। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यह भी बात चल रही है कि बसेस तैयार होनी चाहिए, जो मॉनिटरिंग बसेस होंगी उनको भी अलग अलग जगह पे एस्टैब्लिश किया जाए ताकि चीज़ें अच्छी हो सकें। टेंडर में ही ये सारी बात शामिल थी। इसके अलावा टेंडर में इन्होंने साफ साफ कहा कि जितने भी कंपनियां हैं जो हमें ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हैं जिससे कि हम मतदाताओं की निगरानी कर सकें, उनकी जांच कर सकें, तो वह सभी एजेंसीज हमसे संपर्क करेंगी। इसके अलावा इसमें यह भी बात की गई प्रस्तुत कि देखिए जब अब आने वाले समय में 2024 का चुनाव होगा तो 2024 का चुनाव की मतदान की पूरी प्रक्रिया, पूरी की पूरी गतिविधि, साथ साथ मतगणना की जो भी प्रक्रिया रहेगी, जहां कहीं भी सेंटर रहेगा मतगणना का, तो उसकी भी प्रॉपर पूरी रिकॉर्डिंग होगी और रिकॉर्डिंग होने के साथ साथ में उसकी पूरी लाइव वेबकास्टिंग भी की जाएगी। किसके लिए? आम पब्लिक के लिए नहीं की जाएगी। यहां पर जो विचार है वह विचार यह कहता है कि हम बनाएंगे एक मॉनिटरिंग सेंटर और जो हमारा मॉनिटरिंग सेंटर होगा उस मॉनिटरिंग सेंटर के अंदर जो हमारे प्रमुख अधिकारी हैं, जिन लोग को नियुक्त किया जाएगा, वह लोग वहां मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूद रहते हुए यह जिम्मेदारी होगी कि वह हर एक जगह को एनालिसिस करें, जाने समझे, प्रॉपर सर्वेलेंस करें ताकि कहीं भी कोई चुनावी गड़बड़ी ना हो पाए। तो इसी वजह से यह चाहते हैं कि लाइव वेबकास्टिंग अलग अलग सेंटर्स से हो। लेकिन अभी क्या है कि यह जो पूरी की पूरी गतिविधि है, पूरी की पूरी प्रक्रिया है, एक बहुत ही बड़े पैमाने पे होगी। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि शुरुआती तौर पर लगभग 5 से 10% पोलिंग सेंटर्स के लिए ही इसको शुरू किया जाएगा, हर जगह पे चीजें नहीं होंगी। ठीक, लेकिन फिर भी कोशिश यही की जा रही थी कि अधिक से अधिक मतदान केंद्रों की लाइव कास्टिंग हो सके, यह उम्मीद थी। तो यह सारी महत्वपूर्ण बातें जो थी टेंडर में शामिल थी, पूरी तरह चुनावों से जुड़ी हुई थी। लेकिन जिस समय यह टेंडर आया था और जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस टेंडर को देखा था, शुरुआत से ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज किया जाने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट जो है आने वाले चुनावों को रेगुलेट करना चाहती है, इलेक्शन कमीशन रेगुलेट करना चाहता है, जिसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी चिंताएं प्रस्तुत की। लेकिन इनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली चिंताएं अलग थी। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने मामले को देखा, उसने अपने विचार इस रूप में प्रस्तुत किए कि देखिए पहली बात तो जो ये टेंडर है, यह टेंडर हमारी मर्जी के विरुद्ध है, यानी कि इस टेंडर को निकालने से पहले हमसे कोई बातचीत की ही नहीं गई है, इलेक्शन कमीशन को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि ऐसा कोई भी मामला जो चुनावों को प्रभावित कर सकता है या चुनावों में मतदाताओं की प्राइवेसी को अफेक्ट कर सकता है, हम उसको कभी भी समर्थन नहीं देंगे, बढ़ावा नहीं देंगे, हम इस पर क्लियर हैं। वहीं यहाँ पर एक स्थिति यह भी है कि जब कभी भी चीज़ों की मॉनिटरिंग होगी, इस प्रकार की चीज़ों की मॉनिटरिंग किए जाने का मतलब यह है कि डाटा को फिर सहेज के भी रखना पड़ेगा और डाटा को सहेज के रखने का मतलब यह है कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस प्रकार की गतिविधि को ना ही बढ़ाया जाए, तो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए और आने वाले चुनावों के लिए बेहतर होगा, जिससे कि निष्पक्ष चुनावों का संचालन हो पाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए टेंडर को रद्द भी करवा दिया है। इतना क्लियर है आप लोग को? ठीक है। तो इसके साथ साथ आप लोग को यहाँ पर अब यह भी समझना है कि यह कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हो। एक छोटे रूप में प्रक्रिया जो थी कर्नाटका विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने शुरू की थी, उस समय प्रक्रिया जो थी वह कुछ अलग रूप में थी। उसमें मुख्य भूमिका मतदाताओं की थी। मतदाताओं से बोला जा रहा था कि आप जब वोट करने जा रहे हैं तो आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एप्लीकेशन पर अपनी चीज़ें रजिस्टर करें और साथ साथ में सेल्फी भी अपलोड करें। इस प्रकार की पूरी व्यवस्था थी। साथ साथ जो कर्नाटका विधानसभा का चुनाव था उसमें एक खास हाईलाइट यह था कि इन्होंने पोलिंग
पोलिंग सेंटर्स पे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया हुआ था। और यहाँ पर सिस्टम यह था पूरा का पूरा कि जब कभी भी कोई भी मतदाता सेंटर पे जाता है तो उसको अपने साथ में कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इलेक्शन कमीशन के डाटा के साथ में उस व्यक्ति के फेस को मैच कर लेता है, उसके बाद उसको फ्रीली यहाँ पे इजाजत दी जाएगी, आप फ्री एंट्री कर सकेंगे और जाकर के अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। यह सिस्टम इन्होंने तैयार किया था। तो यह एक छोटे स्तर की प्रक्रिया थी। अब देख रहे हैं कि केवल और केवल मतदाताओं तक ही मामला सीमित नहीं है, पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस को इसके अंदर शामिल किया जा रहा है, चीज़ों को थोड़ा बदला जा रहा है, इस प्रकार का सिस्टम यह बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीज़ें बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर रही थी, इसको क्रिटिसाइज भी नहीं किया गया था। लेकिन अब जो निगरानी वाला मामला आ रहा है, मॉनिटरिंग आ रहा है, सर्विलेंस वाला सिस्टम है, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है और वास्तव में चिंता इसमें शामिल है, इसमें कोई दो राह है नहीं। किस किस प्रकार की चिंताएं शामिल हैं उनको समझेंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह टेंडर निकाला किस लिए जा रहा था, क्या क्या उद्देश्य इसमें छुपे हुए थे, जिन मंशाओं की पूर्ति के लिए, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस टेंडर को लाया गया था। और माना जा रहा था कि कुछ संभावित लाभ हैं और उन्हीं संभावित लाभों के लिए सारा काम हो रहा है। तो क्या क्या है संभावित लाभ? सबसे पहले यहाँ पर उद्देश्य यह रखा गया था कि अनुचित प्रथाओं को रोकना। जब हर जगह पर ड्रोन के माध्यम से सर्विलेंस होगा, कैमरास के माध्यम से सर्विलेंस होगा, या वहाँ पर मॉनिटरिंग व्हीकल्स लगाए जाएंगे, उसके माध्यम से सर्विलेंस होगा, तो इस समय यहाँ पर यह पता लगता है कि जो अनुचित प्रथाएं हैं, अनुचित प्रथाओं का मतलब ये होता है कि कभी कभी हम देखते हैं पोलिंग सेंटर्स में झड़प हो जाती है, ईवीएम को लेकर के तनातनी हो जाती है, लोग लड़ने मरने को आतुर होते हैं। हालांकि सब जगह हम देखते हैं कि फोर्सेस लगी होती है, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम होता है, लेकिन फिर भी एक छोटे समय के लिए गड़बड़ हो जाती है। बहुत सारी जगह ऐसी भी होती है कि आपके जो नेता हैं, जो सांसद बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, आपस में ही लड़ बैठते हैं, ये स्थिति भी होती है। तो इन सभी चीज़ों को रोका जा सके और सब जगह पर व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए चाहते हैं कि मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, वहीं कानून व्यवस्था बनी रहे। जब कभी भी ऐसी गड़बड़ होगी तो देखो कानून का उल्लंघन होता है, जो कि नहीं चाहते, इसी वजह से टेंडर निकाला गया था। साथ साथ वास्तविक समय में गतिविधियों की निगरानी करना। जनरली कभी भी क्या होता है कि आप अगर रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं तो कहीं पे कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो उस इंसिडेंट की जानकारी आपको 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद इस प्रकार से मिलती है। अब क्या होगा कि जब आप चीज़ों को पहले ही रियल टाइम पे मॉनिटर कर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी हलचल होगी तो आप तुरंत वहीं से कमांड दे सकते हैं, वहीं से ही चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं, तो कि चीज़ों में या जो भी प्रक्रिया होनी है उसमें बहुत अधिक विलंब नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी था कि पूरे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए एक कमांड और नियंत्रण केंद्र बनाया जाए, जहां से कमांड भी दी जाए, चीज़ों को यहीं से ही नियंत्रित भी किया जाए। और इस सब का संपूर्ण और मुख्य उद्देश्य यही था कि आने वाला चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो, हस्तक्षेप मुक्त हो, यह उद्देश्य बताए गए हैं। ठीक है, मामला क्लियर है। तो यह सभी उद्देश्य थे जो प्रस्तुत किए जा रहे थे टेंडर के लिए और इस प्रकार के सर्विलेंस या मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए। लेकिन चिंताएं इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, चिंताओं को इसलिए समझना जरूरी है। सबसे प्रमुख और पहली चिंता यह है कि नागरिकों की गोपनीयता पे हमला। जब कभी भी आप चीज़ों को सर्विलेंस करते हैं इस प्रकार से, और मतदान प्रक्रिया जो होती है, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी चीज़ों को जग जाहिर किया जाए। बहुत सारे लोग हैं बता देते हैं, बट बहुत सारे लोग चाहते हैं कि चीज़ें हाइड रहें, छुपी रहें, वही बेहतर है। और इसीलिए तो कभी भी, जैसे कि हम देखते हैं कि वीवीपैट का चलन है, अगर इन सभी बातों को जग जाहिर करना हो तो वीवीपैट की पर्ची हम मतदाताओं को ही दे देंगे कि आपने वोट दिया, अपनी मतदाता पर्ची आप लेके चले जाइए, साथ में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। वोट जो है वह हमेशा छुपा के रखा जाता है, और जब कभी भी आपसे कोई भी व्यक्ति आके मिलता है तो आप कहते हैं कि हाँ जी आपको ही वोट दिया। कमल वाले मिलेंगे, कहेंगे कि जी आपको दिया है। हाथ वाले मिल गए, उसके बाद में हाँ हाँ भैया बिल्कुल दबा दिया है। उसके बाद हाथी वाले मिल गए, हाँ जी भैया आपकी बार हाथी ही जीतेगा। बाद में साइकिल वाले मिल गए, भैया आपकी बार साइकिल ही चलने वाली है, चिंता मत करो। यही तो चलन होता है, यही ट्रेंड होता है ना, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता कि हम दिखा पाए या कोई व्यक्ति जान पाए कि हमने किसको वोट दिया है। तो इसलिए गोपनीयता बनी रहे, चीज़ें सारी साइलेंट रहें, यह एक बड़ी चिंता है। यदि मॉनिटरिंग सिस्टम लग जाता है तो बहुत सारी चीज़ों के बाहर आने की संभावना भी रहेगी। निष्पक्ष लोकतांत्रिक चुनावों के संचालन के लिए यह सब कुछ बहुत बड़ा एक ब्लंडर क्रिएट कर सकता है, एक बड़ी बाधा है। जनरली क्या होगा कि अभी तक सब चीज़ें छुपी हुई थी, जब इस प्रकार से मामला होगा तो चुनाव भी प्रभावित होगा, निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। और जैसे कि अगर हम लोग लोकसभा चुनावों की बात करें तो लोकसभा चुनाव एक दिन का खेल नहीं है, लगभग महीने भर कार्यक्रम चलेगा, 1.25 महीने भर कार्यक्रम चलेगा, यह हम लोग देखेंगे। तो जब इतने लंबे दिनों तक यह प्रक्रिया चलने वाली है तो चीज़ों को प्रभावित किया जा सकता है, किसी एक पक्ष में ढकेला जा सकता है, या फिर रेगुलेशन लगाए जा सकते हैं, या कुछ और भी हो सकता है। संभावना है कि जो निष्पक्ष चुनाव होने वाले हैं वह प्रभावित होंगे। तो यह भी एक बड़ी चिंता इसमें। व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों का हनन।
जैसे कि क्या बात है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। अब फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है वह ऑलरेडी ही हमारी जुडिशरी के द्वारा क्रिटिसाइज की जा चुकी है। पुट्टा स्वामीवाद जब आया था तो पुट्टा स्वामीवाद में ये बात क्लियर की गई थी कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ठीक है, पहचान के लिए आपने तैयार कर लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा जहां कहीं भी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आप लगाएंगे, इसके माध्यम से व्यक्ति की गोपनीयता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और यह व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। आप कभी भी किसी भी प्रक्रिया के लिए, किसी भी कार्य के लिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। संविधान इस चीज की इजाजत आपको नहीं देता है, यह पुट्टा स्वामीवाद में क्लियर किया था। और यह स्टेटमेंट अपने आप में आपके लिए खास क्वेश्चन भी बना सकता है जो आपसे प्री में पूछा जाएगा, तो इसलिए जरूरी है कि इस प्रकार के पॉइंट्स नोट डाउन करते चला कीजिए, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि मतदान गतिविधियों की गोपनीयता भंग हो जाएगी। अभी तक जो चीजें सीक्रेट चल रही हैं, जब बाहर नहीं आई, कोई नहीं जान पाया, अब क्या होगा कि गोपनीयता भंग हो जाएगी और लोग फिर चीजों को रेगुलेट करेंगे। फिर आपको समाज में हो सकता है कि परेशानियों का सामना करना पड़े, आपको क्रिटिसाइज किया जाए या विरोध का सामना करना पड़े, तो या धमकियों का सामना करना पड़े, यह सभी चीजें भी हो सकती हैं। तो गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। अनुचित जांच की संभावना है। अब जब कभी भी क्या होता है कि ऐसा ही माना जाता है कि जब सरकार है तो सरकार फिर कुछ भी कर सकती है, या अगर डाटा किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पहुंच गया तो भी चीज़ों की संभावना है। तो अनुचित जांच बाद में हो सकती है, चीज़ों को गलत तरह से मोड़ा जा सकता है, चुनावों को घुमाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा कुछ भी ना हो और चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो। डेटा उल्लंघन हो सकता है। अब देखिए, इतने बड़े स्तर पर डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा, पोलिंग सेंटर्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, निगरानी रिकॉर्ड की जाएगी, तो इस सबका अर्थ क्या होगा? आप बाद में सबको ट्रैश कर देंगे? नहीं, सरखा लेगा संभाल के। अब जब संभाल के रखा जाएगा तो हो सकता है कि कभी यह किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाए, डाटा का दुरुपयोग हो जाए, डाटा लीक हो जाए। तो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो, और अगर डाटा ब्रीच होता है या ऐसी कोई भी समस्या आती है, यह भी मौलिक अधिकारों का एक उल्लंघन ही माना जाएगा, ठीक है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आप चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो लोकसभा चुनाव एक लंबी प्रक्रिया है। इस दौरान अब एक क्षेत्र के अंदर स्थिति को समझते हुए मतदाता व्यवहार का विश्लेषण कर सकते हैं और विश्लेषण के आधार पर आप उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। कौन कर सकता है? जो पावर में है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी यहां पर यह भी बना हुआ है कि मतदाता व्यवहार का विश्लेषण भी ना हो पाए और जो भी चीजें सामने आनी है वह सब कुछ मतगणना के समय सामने आए और पता लगे कि हाँ, चुनाव निष्पक्ष था और जिसके फेवर में होना था, जनता ने इसको पसंद किया है, वह व्यक्ति ही अंततः विजयी होकर के आया। यह पूरा टॉपिक आप सभी लोगों के मेंस के लिए बहुत खास है, क्योंकि 1 महीने का समय तो हम देख रहे हैं कि टेंडर निकाला गया, फिर इलेक्शन कमीशन आया, उसने फिर चीज़ों को रद्द करवाया। लेकिन जब से ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है तो हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि एक बड़ा विवाद बन गया है कि क्या चुनावों के अंदर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाना चाहिए या फिर इसके बिना ही चुनावी प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए। एक बड़ा विवाद है। प्रश्न मैंने शुरुआत में भी पूछा था, आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, मेंस के लिए नोट्स जरूर बना लीजिएगा। सरकार के उद्देश्य क्या है, लेकिन चिंताएं क्या क्या है, यह सभी चीज़ें आपको लिखनी पड़ सकती हैं यदि एग्जाम में प्रश्न आता है तो। अपने नोट्स अच्छे से बनाइएगा, चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, क्रिटिसाइज भी कीजिए और बाकी सभी चीज़ें आप लोग अच्छे से बता दीजिए, ठीक है। और सेशन पसंद आया तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है और बिना लाइक किए बिना भी वीडियो को नहीं जाना है। हम लोग अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।